नमस्कार साथियों, आप सभी का अल्फा डिफेंस एकेडमी जोधपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हमारी जनरल साइंस की क्लास में ध्वनि साउंड टॉपिक चल रहा है, जिसमें आज की क्लास में हम ध्वनि के परावर्तन के बारे में डिस्कस करेंगे। जिस प्रकार प्रकाश का परावर्तन होता है, उसी प्रकार ध्वनि तरंगों के अंदर भी परावर्तन की घटना होती है। तो देखते हैं ध्वनि का परावर्तन। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ये जैसे कोई दीवार या अवरोध है, दीवार या अवरोध, इससे ये ध्वनि टकरा रही है और टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में लौट रही है। जिस प्रकार प्रकाश के परावर्तन की घटना होती है, उसी प्रकार ध्वनि के परावर्तन की घटना होती है। ये जो ध्वनि है वो आपके आपतित ध्वनि कहलाएगा, और ये जो परावर्तन के पश्चात लौटने वाली ध्वनि परावर्तित ध्वनि कहलाएगी। और यहां बीच में क्या होगा भाई? प्रकाश के परावर्तन के जैसे क्या होगा? अभिलंब। अभिलंब। तो जिस प्रकार प्रकाश के परावर्तन में जो घटना होती है वो सेम का सेम इसी में होगा। ये ध्वनि है किसी अवरोध या दीवार से टकराएगी और पुनः उसी माध्यम में लौट जाएगी। ये ध्वनि क्या कहलाएगी? आपतित ध्वनि। और ये क्या कहलाएगी? परावर्तित ध्वनि। जैसे ऐसा समझ लीजिए कि हम किसी पहाड़ के सामने खड़े हैं या किसी बड़े हॉल में खड़े हैं और वहाँ पर हम हेलो बोलते हैं, तो हो सकता है वो हेलो हमें कुछ समय बाद पुनः सुनाई दे। वही है ध्वनि का परावर्तन। और जो पुनः सुनाई देने वाला हेलो है उसे हम बोलेंगे प्रतिध्वनि। तो जो परावर्तन के बाद जो ध्वनि उत्पन्न होती है उस ध्वनि को हम क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि भी कहते हैं। पहला यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो प्रतिध्वनि है, जिसे इको कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? इको, वो किसके कारण उत्पन्न होती है? तो प्रतिध्वनि इको ध्वनि के परावर्तन के कारण उत्पन्न होती है, के कारण उत्पन्न होती है। तो पहला क्वेश्चन आ गया, एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि जो प्रतिध्वनि किसके कारण उत्पन्न होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन ध्वनि के अपवर्तन के कारण, सेकंड ध्वनि के विवर्तन के कारण, थर्ड ध्वनि के व्यतिकरण के कारण, और चौथा देगा ध्वनि के परावर्तन के कारण। तो आपको सही आंसर करना है ध्वनि के परावर्तन के कारण हमें प्रतिध्वनि सुनाई देती है। ये बात समझ में आ गई। अब थोड़ा समझना कि जैसे हम कहीं पे बोल रहे हैं तो हमें कुछ समय बाद वह ध्वनि पुनः सुनाई दे रही, उस ध्वनि को हम क्या कहेंगे? उस ध्वनि को हम बोलेंगे प्रतिध्वनि, या ऐसा बोल दो परावर्तित ध्वनि। और जो हमने पहले बोला वो हमारी ध्वनि क्या कहलाएगी? मूल ध्वनि, मूल या वास्तविक ध्वनि। और ये आपके दीवार या अवरोध है। जैसे हम हेलो बोल रहे हैं तो हमने पहले हेलो बोला, वो हमारी मूल ध्वनि थी, और कुछ समय बाद पुनः हेलो सुनाई दिया, वो हमारी परावर्तित ध्वनि है, उसे हम बोलते थे प्रतिध्वनि। तो स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए आपके मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि के बीच जो कम से कम समय अंतराल है वो कितना होना चाहिए? कम से कम जो समय अंतराल है वह आपके 0.1 सेकेंड होना चाहिए। यह एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम समय अंतराल कितना होना चाहिए? तो आपके 0.1 सेकेंड, या हम ऐसा लिख सकते हैं 1/10 सेकेंड, सेकेंड का 10वां भाग। तो ये क्वेश्चन आपके तैयार हो गया। एग्जाम में ऐसा कैसा पूछा जाता है कि स्पष्ट प्रतिध्वनि, मतलब जो हेलो बोला वो क्लियर हेलो सुनाई देना चाहिए।
स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल या वास्तविक तथा परावर्तित ध्वनि के बीच समय अंतराल कितना होना चाहिए? तो आंसर आना चाहिए 1/10 सेकेंड या सेकेंड का 10वां भाग या आपके 0.1 सेकेंड। ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम एक और इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है वो समझते हैं कि जैसे ये दीवार है जिसे हम अवरोध कह सकते हैं। यहां पर हमने कुछ बोला और वो पुनः ध्वनि के परावर्तन कारण हमें पुनः सुनाई दिया। जो सुनाई दे रहा है उसे हम बोलेंगे परावर्तित ध्वनि, और जो हमने बोला वो है मूल ध्वनि। और यहाँ पे हम सुन रहे तो वो हम क्या करेंगे? श्रोता। भाई श्रोता मतलब जो प्रतिध्वनि को सुनने वाला है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए अवरोध तथा श्रोता के बीच कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए? जो श्रोता में हम सुनने वाले हैं, अवरोध मतलब सामने वाली दीवार, उसके और हमारे बीच कितनी दूरी होनी चाहिए यदि हमें स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनना है? इसका आंसर हमें निकालने की थोड़ा समझना कि हमें पता है कि एक फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। यहां से दूरी का फॉर्मूला क्या बढ़ेगा? ये समय इसके गुणा में चला जाएगा। दूरी बराबर चाल इंटू समय। हमें अगर श्रोता और अवरोध के बीच की दूरी निकालनी है तो हमारे पास समय होना चाहिए। समय हमारे पास है, ये रहा। अभी हमने पढ़ा स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम आपके 0.1 सेकेंड का समय होना चाहिए। ये समय हमारे पास है। हमें क्या चाहिए? चाल। तो चाल बीच के जो ध्वनि की चाल है वो बीच के माध्यम पर निर्भर करेगा, और बीच के माध्यम में ये हम खड़े हैं और सामने दीवार, बीच में क्या? हवा है। तो हवा की हमें चाल पता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो हवा की चाल है वो कितनी हो जाएगी भाई? आपकी 332 मीटर हो जाएगी पर सेकेंड। और समय हमें पता, समय कितना है भाई? समय है आपके 0.1 सेकेंड। तो दूरी मिल जाएगी नहीं मिलेगी? दूरी क्या होगी भाई? आपकी चाल इंटू समय, तो 332 इंटू 0.1 कितना हो जाएगा भाई? आपके 33.2 मीटर। ये आया। अब थोड़ा समझिए, जो 33.2 मीटर है ये ध्वनि द्वारा तय की गई कुल दूरी है। यहां से जाने में और यहां से वापस परावर्तित होकर आने में, ये जो हमारे 33.2 मीटर दूरी आ रही है ये ध्वनि द्वारा तय की गई कुल दूरी है। और हमें क्या चाहिए? हमें तो यही दूरी चाहिए ना। हमें क्या चाहिए? श्रोता और आपके दीवार या अवरोध के बीच की दूरी चाहिए। तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा? आधा करना पड़ेगा। हम इसमें आधा करेंगे तो कितना उतर आएगा भाई? आपके ये आएगा 16.6 आ जाएगा, 16.6 मीटर। तो अगर हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपके ध्वनि की चाल ले तो वो दूरी कितनी मिलती है? 16.6। अगर यही हम स्पीड आपके 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले लें तो हमें पता है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायु की चाल कितनी होती है भाई? 346 मीटर पर सेकेंड। समय वही रहेगा 0.1 सेकेंड। तो फिर क्या होगा? 346 इंटू 0.1 कितना आएगा? 34.6। और ये 34.6 हमें पता है कि ये और ये कुल दूरी, ये वाली और ये वाली कुल दूरी। हमें तो ये चाहिए ना, तो इसका क्या करना पड़ेगा? आधा। तो कितना आया? आपके 17.3। तो जब हम ध्वनि की चाल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले रहे हैं तो हमारा उत्तर कितना आ रहा है भाई? आपके 16.6। और यदि हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड ले रहे हैं तो कितना आ रहा है? 17.3। तो हम इसका मिडिल मान लेते हैं, दोनों का एवरेज 17 मीटर। तो अब हमें पता चल गया कि जो स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए अवरोध तथा श्रोता के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी वो कितनी होगी भाई? 17 मीटर। तो ये भी क्वेश्चन तैयार हो गया। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। कभी कभार 17 मीटर ऑप्शन नहीं मिले तो फिर आपको ये ऑप्शन दे सकते हैं 16.6
या 17.3 मीटर, तब वो आपको सही करना है। तो आपको एक क्वेश्चन, अब आपका एक क्वेश्चन तैयार हो गया कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए अवरोध तथा आपके श्रोता मतलब सुनने वाले के बीच कम से कम 17 मीटर दूरी होनी चाहिए, तभी हमें स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनाई देगी। तो ये दोनों क्वेश्चन एक बार आप नोट कर लो। एक तो ये वाला, 3 क्वेश्चन मैंने बताए, तीनों क्वेश्चन आपको नोट कर लो, एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला कि प्रतिध्वनि किसके कारण सुनाई देती है, उत्तर ध्वनि के परावर्तन के कारण। दूसरा कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम समयांतराल कितना होना चाहिए, उत्तर है 0.1 सेकेंड, या हम बोल सकते हैं सेकंड का 10वां भाग। अगला क्वेश्चन कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए अवरोध तथा श्रोता के बीच कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए, हमारा उत्तर है आपके 17 मीटर। तो ये आपको समझ में आ गया, तो एक बार आप इसको नोट कर लो और इससे हम आगे बढ़ते हैं। आगे और चीजें सीखते हैं कि इस ध्वनि के परावर्तन का उपयोग कहां कहां पर होता है। मैं इसको रब कर रहा हूं, आपने अगर नोट कर लिया हो तो। अब हम पढ़ेंगे ध्वनि के बहुल परावर्तन के उदाहरण। ध्वनि के बहुल परावर्तन के उदाहरण। ध्वनि के बहुल परावर्तन के उदाहरण थोड़ा समझते हैं कि हमें पता है कि जब ध्वनि किसी अवरोध या दीवार से टकराती है तो पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, जिससे प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। तो कभी कभार कुछ चीजें ऐसी होती है जहां पर ध्वनि का बार बार परावर्तन होता है, अर्थात बहुल परावर्तन होता है, और उसका उपयोग हम कई जगह करते हैं। पहला उपयोग आपकी जो लाउड स्पीकर होता है या शहनाई होती है या गाड़ी का हॉर्न होता है, इसमें आपकी ध्वनि के बहुल परावर्तन का उपयोग किया जाता है। जो आपके लाउड स्पीकर हो या शहनाई हो या हॉर्न हो, इनकी जो बनावट है एक विशेष तरीके से तैयार की जाती है ताकि अधिक से अधिक ध्वनि का क्या हो, परावर्तन हो। इसका डायग्राम बना लो ऐसा, हॉर्न का ऐसे डायग्राम होता है। जिससे ध्वनि का अधिक से अधिक क्या हो, परावर्तन हो, और ध्वनि हमें क्या सुने दे, तेज सुने दे। ये बात आप समझ जाओ कि लाउड स्पीकर, शहनाई और हॉर्न की जो बनावट है वो विशेष तरीके से बनाई जाती है ताकि इनमें ध्वनि का बारंबार परावर्तन हो और ध्वनि हमें अधिक तेज सुनाई दे। तो ध्वनि के बहुल परावर्तन का प्रथम उपयोग समझ में आ गया क्या, कि लाउड स्पीकर, शहनाई और हॉर्न में। दूसरा, एक चिकित्सीय उपकरण आता है स्टेथोस्कोप। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, जैसे आपको खांसी हो गई है तो आप डॉक्टर के पास जाओगे तो वो एक उपकरण जिसका नाम है स्टेथोस्कोप, वो आपके फेफड़ों पर लगाएगा, उसकी ध्वनि को सुनेगा। उसी उपकरण को हम क्या बोलते हैं, स्टेथोस्कोप। तो स्टेथोस्कोप में भी आपकी ध्वनि के बहुल परावर्तन का उपयोग किया जाता है। इसकी कुछ बनावट ऐसी होती है, ऐसा समझ लीजिए।
यहाँ से ऐसे, ये सुनने के लिए होता है। इसमें भी ध्वनि का बारंबार क्या होगा, परावर्तन होगा, जिससे जो फेफड़ा या हृदय की ध्वनि है वो डॉक्टर के कानों तक पहुंचेगी। बार बार ध्वनि का क्या होगा, परावर्तन होगा। तो अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि स्टेथोस्कोप जो एक चिकित्सीय उपकरण है जिसकी सहायता से फेफड़ा या हृदय की ध्वनि को सुना जा सकता है, उसमें भी ध्वनि के बहुल परावर्तन का उपयोग किया जाता है। उसमें ध्वनि का बारंबार परावर्तन होता है जिससे फेफड़ा या हृदय की जो ध्वनि है वो डॉक्टर को सुनाई देती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं स्टेथोस्कोप क्या है, एक चिकित्सीय उपकरण है जिसकी सहायता से फेफड़ों या हृदय की धड़कन की आवाज को सुना जा सकता है और इसमें ध्वनि के बहुल परावर्तन का उपयोग होता है जिससे वह ध्वनि हमें सुनाई देती है। तीसरा, आपने देखा होगा कि जो सम्मेलन कक्ष होते हैं, सम्मेलन कक्ष जिसे हम कंसर्ट हॉल भी कहते हैं, ये इंग्लिश नेम याद रखना, कभी कभार ऐसे दिया जाता है कंसर्ट हॉल। कंसर्ट हॉल या आपकी सिनेमा हॉल है, उनकी छतें हमेशा वक्राकार बनाई जाती है, ऐसे। और यहाँ पे ध्वनि स्रोत है, ये ध्वनि स्रोत ऐसे आएगा, ऐसे ध्वनि परावर्तित होगी, ध्वनि स्रोत से ध्वनि ऐसे आएगी, उसकी छत से वापस ध्वनि क्या होगी, परावर्तित होगी, ऐसे। जिससे ये ध्वनि सभी श्रोताओं, सभी ऑडियंस को सुने देगी। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो सम्मेलन कक्ष है या आपके सिनेमा हॉल है, उनकी छतें वक्राकार बनाई जाती है, क्योंकि जो ध्वनि स्रोत रखा है उससे जो ध्वनि निकलेगी वो उन छतों से टकराएगी और ध्वनि का बारंबार क्या होगा, परावर्तन होगा, जिससे वह ध्वनि सभी श्रोताओं को सुने देगी। तो इसके 3 उपयोग हैं। एक तो लाउड स्पीकर शहनाई हॉर्न की एक विशेष बनावट की जाती है जिससे ध्वनि का बारंबार परावर्तन हो और ध्वनि तेज सुने दे। दूसरा, स्टेथोस्कोप एक ऐसा चिकित्सीय उपकरण है जिसकी सहायता से हृदय या फेफड़ों की ध्वनि को सुना जा सकता है। इसमें भी ध्वनि का बारंबार परावर्तन होता है जिससे फेफड़ों की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है। तीसरा, सम्मेलन कक्ष या सिनेमा हॉल की छतें वक्राकार बनाई जाती हैं क्योंकि ध्वनि के बारंबार परावर्तन से जो ध्वनि है वो सभी श्रोताओं या ऑडियंस को सुने दे। अब मैं इसको एक बार रब कर रहा हूं, अगर आपने नोट कर लिया, इसी के साथ हमारा ध्वनि का परावर्तन है वो कंप्लीट हो गया। इसको मैं एक बार रब कर रहा हूं। और आगे हम थोड़ा ध्वनि का अपवर्तन पढ़ लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे ध्वनि का अपवर्तन। ध्वनि का अपवर्तन, जिस प्रकार प्रकाश का अपवर्तन होता है उसी प्रकार ध्वनि में भी अपवर्तन का गुण पाया जाता है। इसका मतलब जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, ध्वनि का अपवर्तन कहते हैं। थोड़ा समझना। और ध्वनि के अपवर्तन के कारण ही दिन की तुलना में रात में हमें ध्वनि अधिक क्षेत्र तक सुनाई देती है। अगर कोई व्यक्ति
रात में तेज बोलता है तो वो आवाज अधिक क्षेत्रफल तक सुनाई देती है, जबकि दिन में थोड़े क्षेत्र तक सुनाई देती है। ऐसा क्यों? ऐसा है आपकी ध्वनि के अपवर्तन के कारण। साथ में एक और चीज ध्यान रखनी है, हालांकि मैंने जब प्रकाश की चाल पढ़ी वहां पर डिस्कस कर लिया, इसकी परिभाषा लिखने की कोई जरूरत नहीं है कि जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। ध्वनि का ये जो घटना है वो ध्वनि के अपवर्तन कहलाता है। लेकिन ये ध्यान रखना कि जब ध्वनि, जैसे पानी है और ऊपर क्या हवा है, पानी से हवा में जा रही है तो अपने पथ से थोड़ी क्या हो जाएगी, विचलित हो जाएगी, पथ से विचलित हो जाएगी। लेकिन इसके साथ दो चीजें हो जाएगी, एक तो इस ध्वनि की चाल बदल जाएगी और एक इसका तरंग बदल जाएगा। लेकिन एक चीज नहीं बदलेगी, वो है आवृत्ति, वो है आवृत्ति। तो ये एग्जाम में विशेष तौर से याद रखना है कि जब ध्वनि तरंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो उन ध्वनि तरंगों की चाल तथा तरंग बदल जाता है, परंतु आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। अब हम समझते हैं कि क्या कारण है कि दिन की तुलना में रात को अधिक क्षेत्र तक सुनाई देता है। यहां पर हम दो डायग्राम बनाएंगे। जैसे दिन में गर्मी पड़ती है तो जो नीचे की वायु है वो गर्म वायु होगी, नीचे की जो वायु होगी वो क्या होगी भाई, गर्म वायु होगी। और गर्म वायु में कण दूर दूर होंगे, और कण दूर दूर होंगे तो ये जो गर्म वायु है वो आपके विरल माध्यम का काम करेगी। और ऊपर की जो वायु है वो क्या, ठंडी वायु है दिन के समय। ये दिन की स्थिति है भाई, दिन की स्थिति। दिन के समय ऊपर की वायु है वो ठंडी होगी, उसमें कण पास पास होंगे। अब आप समझ गए होंगे, अब कैसे भी बना दो। तो ऊपर वाली जो वायु है वो कैसी वायु है, ठंडी वायु। और ठंडी वायु है उसमें कण क्या है, पास पास, तो ये सघन माध्यम का काम करेगा। तो ये जो बीच वाला है, इस बीच वाले को हम नाम दे देते हैं अभिलंब। इसको हम नाम देते हैं, ये क्या, अभिलंब है, अभिलंब। तो अब यहां से कोई व्यक्ति बोलेगा, दिन की स्थिति में धरातल से कोई व्यक्ति आवाज निकालता है, हमें पता है कि जो ध्वनि है वो आपके गर्म वायु अर्थात विरल माध्यम से ठंडी वायु अर्थात सघन माध्यम में प्रवेश करेगी। तो जब ध्वनि आपके विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो ध्वनि तरंगों की जो चाल है वो घट जाती है और ध्वनि तरंगे अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ये जो ध्वनि है इनकी चाल घट जाएगी और ये अभिलंब की ओर ऐसे झुक जाएगी। अब मेरे को बताओ यहां पर विस्तार क्षेत्र कम है कि नहीं है। यहां पर विस्तार क्षेत्र क्या हो जाएगा, कम। कम होगा। अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि जब ध्वनि आपके विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो जो ध्वनि है, ध्वनि तरंगों की जो चाल है वो घट जाएगी और ध्वनि तरंगे अभिलंब की ओर झुक जाएगी, जिससे विस्तार क्षेत्र घट जाएगा। जबकि रात में क्या होगा, थोड़ा समझते हैं। रात में क्या होगा, जैसे ये धरातल है और रात में क्या होगा, रात में नीचे की वायु ठंडी रहती है, यहां पे कण क्या होंगे, पास पास होंगे।
नीचे की वायु कैसी है भाई? नीचे की वायु ठंडी वायु है। और ठंडी वायु किसका काम करेगा? कण पास पास है तो सघन माध्यम का। ऊपर की वायु है वो गर्म वायु है रात के समय, उसमें कण कैसे होंगे? दूर दूर ऐसे बना देते हैं। अब आप समझ गए होंगे। जो ऊपर की वायु है वो कैसी है? आपकी गर्म वायु है। और गर्म वायु किसका काम करेगा? सघन माध्यम। तो अब ध्वनि यहां से, ध्वनि स्रोत यहां पे है, तो फिर आपके जो ध्वनि किस से किस में जाएगी? ये इसका अभिलंब है, ऐसा समझ लो, ये अभिलंब है उसी की तरह। तो दिन के समय जो रात के समय है वो आपके ध्वनि किस में? सघन से विरल में। इसको सघन, इसको विरल लिखो भाई, गर्म वायु विरल माध्यम लिखो, इसको क्या लिखेंगे? सघन। तो रात के समय में नीचे क्या होगी? ठंडी वायु, और ऊपर क्या होगी? गर्म वायु। तो आपके वो सघन से विरल में जाएगी, तो ध्वनि तरंगों की चाल बढ़ जाएगी तथा वो अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो ध्वनि तरंग अब है ना आपके अभिलंब से दूर हटेगी इस प्रकार। इस बात को समझना कि रात के समय नीचे ठंडी वायु होती है, ऊपर आपके गर्म वायु होती है। नीचे सघन माध्यम, ऊपर विरल माध्यम। तो आपके जो ध्वनि तरंग है वो सघन से विरल में जाएगी, तो वो उन जो सघन से विरल में जाएगी तो ध्वनि तरंगों की चाल बढ़ जाएगी और वो अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो अब विस्तार क्षेत्र बढ़ा कि नहीं बढ़ा? विस्तार क्षेत्र बढ़ जाएगा। विस्तार क्षेत्र है वो क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो हमें पता है कि दिन की तुलना में रात में ध्वनि अधिक क्षेत्र तक सुनाई देती है। इसका कारण है ध्वनि का अपवर्तन। तो अभी आपको बात समझ में आ गई होगी। मैंने जो दो डायग्राम बताए उनको समझ लीजिए। और इसी के साथ जो आज की क्लास है इसमें हम इतना ही पढ़ेंगे। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए।